हेलो बच्चों, मैं शैलेंद्र सर गुरुकुल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज हम साइंस में एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे जिसे बोलते हैं परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो चलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग परमाणु संरचना, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे परमाणु यानी एटम। तो आपको बता दिया जाए कि एक्चुअली ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, छोटा कण है। और इसके अंदर ये जो, अगर परमाणु के बारे में आप सोचते हो तो इसके अंदर ये नाभिक, उसके बाद ये जो सेल्स हैं इसमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको अगर परमाणु के बारे में जानकारी करनी हो तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर है और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो इसकी जो परमाणु की खोज की थी वो रदरफोर्ड ने की। रदरफोर्ड। तो ये जो केंद्रक है, तो केंद्रक में जो पार्टिकल होते हैं वो बेटा होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। यानी कि जो न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं ये आपके केंद्रक में होते हैं और बाहरी कक्षाओं में जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इस पूरे समायोजन को, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम परमाणु बोलते हैं। और जिसमें से अगर केंद्रक की बात की जाए तो केंद्रक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इनके जो समेशन को, इनके योग को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें जो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ये स्थायी पार्टिकल होते हैं, या सॉरी, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है स्थायी हैं और जो न्यूट्रॉन है वो अस्थायी है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने, तो उन्होंने एक्चुअली क्या किया, गोल्ड फॉइल एक पत्ती ली और उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ये एक गोल्ड फॉइल ली और उसके बाद कुछ गामा रेज डाली। जो कि सीधी चली गई। उसके बाद कुछ अल्फा रेज, मैक्सिमम अल्फा रेज वापस आई, थोड़े से डेविएट होकर के। लेकिन जो नाभिक के सीध में उन्होंने डाली अल्फा रेज, वो जिस डायरेक्शन में गई उसी डायरेक्शन में डेविएट हो गई। इसका मतलब कि ये जो अल्फा पार्टिकल है ये पॉजिटिव माना गया। और इसको इन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस है ये सॉलिड है। ये न्यूक्लियस क्या है, सॉलिड है। तो केंद्रक को उन्होंने कहा कि ये जो है एकदम सॉलिड है, यानी ठोस है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया। और इसके बाद बात आती है जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इन पर क्या इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या इनका चार्ज है। तो चलिए देखते हैं जरा। जो आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो यहां पर अगर हम बात करें चार्ज की, तो प्रोटॉन में पॉजिटिव का 1.6 ये पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम।
और न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, यानी कि इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, 0। लेकिन अगर बात करें हम मास की, तो मास में बच्चों जो प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, ये चार्ज है और ये मास है। और इलेक्ट्रॉन को जो मास है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, और जो न्यूट्रॉन का मास है 1.1 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम ये होता है। तो ये कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें जो ये जो निगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन में किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, और जो प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव का उतना ही होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, चार्जलेस होता है। लेकिन जो मास की बात करें तो वो प्रोटॉन पर 1.67 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम, और ये 9.1 इंटू 10 पावर -31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का मास, और ये जो न्यूट्रॉन का मास है 1.66 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम। तो बात करते हैं इसके जो खोज करता है, तो इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन, तो इसकी खोज जे थॉमसन, जे थॉमसन ने की। और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन, तो गोल्डस्टीन ने खोज की, बट जो नाम दिया वो रदरफोर्ड ने दिया, रदरफोर्ड ने दिया, नाम जो दिया वो रदरफोर्ड ने दिया, रदरफोर्ड ने नाम दिया। खोज गोल्डस्टीन ने की, खोज गोल्डस्टीन ने की। और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन, वो जेम्स चैडविक, चैडविक ने इसकी खोज की, लिख सकते हो, चैडविक ने इसकी खोज की। तो इस तरीके से हमको आइडिया ये होना चाहिए कि जो प्रोटॉन की खोज की वो गोल्डस्टीन ने, और बट इसका नाम दिया वो रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन आपके जे थॉमसन, और न्यूट्रॉन चैडविक ने। आप लोग याद रखते हो ईंट पर नाच ऐसे करके, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। अब इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से हम लोग इसके देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, जिसको हम किस तरीके से भरते हैं। तो जरा उसके बारे में हम लोग समझते हैं, चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक्चुअली इसमें हम लोग देखते हैं कि जो इसमें सबसेल यानी उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आप लोग सभी लोग जानते हो कि जो उपकक्षक होते हैं वो S, P, D और F होते हैं। तो S, P, D, F, जिसमें से आपको पता है कि S जो उपकक्षक होता है 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, P में जो भरे जाते हैं बेटा वो 6 भरे जाते हैं, D में 10 भरे जाते हैं और F में 14 भरे जाते हैं। और इसकी जो शुरुआत होती है 1 से होती है, और जो P की शुरुआत 2 से, और D को 3 से, और F को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 4F से। ये एक्चुअली अफवाऊ प्रिंसिपल पर भी आधारित है, तो जिसका डिस्कशन हम लोग करेंगे अभी आगे। तो देखते हैं कि इसको भरने के लिए आपको एक जो टेबल आप लोग याद करते हो उसका एक थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट में उसको एक लाइन में लिख लेंगे, और उस तरीके से हम गोले बना करके नहीं करेंगे। तो किस तरीके से याद करने की एक तरीका है इसका, तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इसको हम लोग लिखते हैं। तो देखिए, इसको याद करने के लिए आपको एक लाइन आप याद करिएगा हल्का सा, SSP और SP, SDP, SDP, SF और DPS,
और FDP, लास्ट में FDP। तो आपको ये पता होना चाहिए कि SSP, उसके बाद हल्का सा आपको रुकना है थोड़ा सा, SSP के बाद SP, फिर SDP, SDP, उसके बाद SF, उसके बाद DPS और उसके बाद FDP। याद करने के लिए आपको मालूम है कि ये दोनों तो पुलिस ऑफिसर आप याद रखते हैं, SSP और SP। उसके बाद इसको 2 बार आपको नाम लेना है, SDP, SDP। उसके बाद आप लोगों ने पहले भी क्लास में सुना होगा कि SF यानी कि जो सैफ अली साहब, वो कहाँ पढ़े थे, DPS में, और उसके बाद फॉरेन चले गए डिप्लोमा करने, FDP। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, थोड़ा सा लर्न करेंगे तो SSP, SP, SDP, SDP और SF, उसके बाद DPS और उसके बाद FDP। इस तरीके से हम लोग इसको लर्न करते हैं। अब बात आती है कि इसमें कैसे इलेक्ट्रॉनों को हम भरते हैं। तो एक दो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, और ये आपको, जैसे हमने कहा कि आपको भरना है सोडियम 11, तो सोडियम, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो वो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 11। तो इसको किस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो आपने कहा कि ये पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये छोटा सा है, और उसमें से आप केवल और केवल आप यहाँ तक करिएगा। तो आपने कहा कि SSP और SP, बस इस तरीके से हम लोग भर लेते हैं। तो चलिए भरते हैं। हमने बोला था, अभी भी लिखा भी था कि S की जो शुरुआत होती है 1 से शुरुआत होती है। ये S, P, D और F, ये 1, 2, 3 और 4। S में 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों, और P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो चलिए भरते हैं। 11 भरना है आपको, तो 1s2, और जब एक बार 1 आ चुका है तो अब 1 नहीं आएगा, 1 के बाद अब कितना आएगा, 2 और S2। और उसके बाद आपको P में मालूम है कि जब P पहली बार मिलता है तो उसको हम लोग 2 से शुरुआत करते हैं। तो आपने कहा इसको हम लोग करेंगे 2, और P में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2p6। और उसके बाद अब आप देखिए जरा, एक बार काउंट कर लीजिए, 2, 2, 4, 6, 4, 10 हो चुका है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो अब ये जो S आएगा बच्चों, वो 2 के बाद जो आएगा वो 3 आएगा, और 3s1। हाँ बेटा, तो ये आपका सोडियम का हो गया। आपने देखा कि 2, 2, 4, 6, 4, 10 और 11। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने सोडियम का भर लिया। इसी तरीके से अगर आपको भरना हो, मान लीजिए कि जैसे मैंने कह दिया कि कैल्शियम 20, बीस होता है। आपने कहा इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 20 होता है। आप इसको भरेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो आप देखिए जरा, आपने कहा कि इसमें पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आपका ये 20 इसी लेवल के आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप इसको किस तरीके से करेंगे, SSP, SP, और उसके बाद थोड़ा सा और लिख लेते हैं SDP। तो SDP देखिए कितने में कवर हो जाएगा। तो आपने कहा कि इसको हम 20 भरना है, तो 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद ये p2p हो चुका है, तो अब आएगा बेटा 3p6, फिर उसके बाद 4s2। तो आपने कहा कि 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20। तो आपने ये जो 2 चीज़ें हैं ये हम लोगों ने एक्स्ट्रा लिख ली थी, इनको हटा देते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको भर सकते हो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो S सबसेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन और D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिए तो उसके बाद आता है इसमें कि किस तरीके से हम प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या उसको निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो जरा उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने कहा 20, ये 40। तो इस तरीके जो ये 20 लिखा है ये परमाणु क्रमांक होता है, और जो 40 लिखा है ये परमाणु भार होता है। तो आपसे पूछा जाए कि इसमें जो परमाणु क्रमांक है उसी को आप प्रोटॉनों की संख्या कहोगे, उसी को आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहोगे, और ये जो परमाणु भार है ये एक्चुअली ऊपर लिखा जाता है, और जो परमाणु क्रमांक है ये नीचे। तो यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें कि इसमें जो प्रोटॉनों की संख्या यानी P इक्वल टू कितना है, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितने हैं, और उसके बाद न्यूट्रॉन कितना है, उसके बाद जो परमाणु क्रमांक होता है इसको हम A कहते हैं। परमाणु क्रमांक जो होता है ये परमाणु क्रमांक को हम लोग
परमाणु क्रमांक को हम लोग Z बोलते हैं, तो ये कितना है, और परमाणु भार को A बोलते हैं, ये कितना है। तो इसको हम लोग देखते हैं बेसिकली, ये जो आपका 20 है ये आपका परमाणु क्रमांक है, और अगर परमाणु क्रमांक की 20 है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या जो होगी वो भी 20 होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो भी 20 होगी, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो एक्चुअली न्यूट्रॉन, ये जो ऊपर वाला इसे परमाणु भार कहते हो, जिसे न्यूक्लियॉन्स कहते हो। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिल करके ये न्यूक्लियॉन्स बनाता था, यानी एटॉमिक वेट बनाता था, परमाणु भार हुआ करता था। तो अब अगर हम आपसे कहें कि जो परमाणु भार होता था वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता था, तो यहां पर अगर मैं ये कह दूं कि न्यूट्रॉन कितना होगा, तो ये परमाणु भार और माइनस परमाणु क्रमांक होगा। आपने कहा कि ये परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक के बराबर होगा, और जिसको आप लिख सकते हो 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। परमाणु क्रमांक बच्चों, ये जो परमाणु क्रमांक ये 20 आप लोग अच्छे से जानते हो 20। परमाणु भार जो है ये ऊपर लिखा है, ये कितना है 40। तो बात ये आती है कि यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक का आधार किसे माना गया है, तो वो आधार माना गया है आपके प्रोटॉनों की संख्या को, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या एक्चुअली नाभिक के बीच में होते हैं, तो ये ना तो बाहर जा सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहरी कक्षा में घूमते हैं। तो ये क्या करते हैं, कभी भी किसी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, बाहर से जले जा सकते हैं या और ऐड हो सकते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा परमाणु क्रमांक का आधार है वो प्रोटॉनों की संख्या होती है, ना कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बदल सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि ये सोडियम प्लस, आप लोग जानते हो कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है, और यहां पर प्लस चार्ज लगा है। प्लस चार्ज का मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, और जब एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो आपका जो अब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो गए 10, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, वो कितने हैं आपके 11 ही हैं। तो आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक का आधार है, और ये परमाणु क्रमांक अगर मैं कहूँ यहाँ पर कितना है, परमाणु क्रमांक अगर Z की संख्या में कहूँ तो वो कितना है, तो वो 11 ही होगा, बट इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई है, 10 हो गई है। तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि इसमें से किस तरीके से हम लोग देखते हैं परमाणु क्रमांक और परमाणु भार और न्यूट्रॉनों की संख्या। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल और हम लोग 1-2 करते हैं, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब मैंने कहा इसमें बेटा प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, उसके बाद न्यूट्रॉन कितने होंगे, उसके बाद Z यानी परमाणु क्रमांक कितना है इसका, उसके बाद A परमाणु भार कितना है इसका। सारी चीजें कि आप जवाब दे सकते हो। आप लोग जानते हो कि जो प्रोटॉन होंगे वो हमारे कितने हैं, 8, इलेक्ट्रॉन इस समय यहाँ पर 8, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं चढ़ा है, इसमें कोई आवेश नहीं है, इसलिए 8। न्यूट्रॉन 16 माइनस 8, यानी कि परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। परमाणु भार आप लोग जानते हो, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, तो ये आपका 16 माइनस 8 इक्वल टू 8, और जो परमाणु क्रमांक है वो आपका 8, परमाणु भार है वो आपका 16। तो इस तरीके से हम लोग इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, यानी कि इसमें जो प्रोटॉन है वो आपके 8, इलेक्ट्रॉन है वो आपके 8, न्यूट्रॉन है वो परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक वो भी 8 होंगे, और परमाणु क्रमांक आपका ये नीचे जो लिखा है वो Z यानी कि 8 है, और जो एटॉमिक मास है वो आपका कितना है, 16 है। तो इस तरीके से हम लोग इसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसी में आपको देखा होगा कि इसमें से कुछ होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन और कुछ होते हैं कोर इलेक्ट्रॉन।
कुछ बैलेंस सेल और ये जो कोर सेल ये क्या होती है इसके बारे में थोड़ी जानकारी करते हैं। तो जैसे आपसे कहा जाए कि जो ऑक्सीजन है इसी को ले लेते हैं, ऑक्सीजन 8, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 8 होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है, तो आपने अभी अभी पढ़ा, आपने पढ़ा कि 1s2 2s2 और 2p4, यानी कि 2 2 4 और 4 8। ये अलग बात है कि p में बच्चों आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमको केवल कितने का लिखना है, 8 का, यानी कि उसमें कितना उसका परमाणु क्रमांक है, 8 है, तो हम लोग उसी का लिखेंगे। तो 8 के लिखने के लिए हम लोगों ने 1s2 2s2 और 2p4 किया। अब आपसे कहा जाए कि इसमें पहली सेल में पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आप कहोगे 2, दूसरी में कितने हैं, तो ये भी दूसरी कक्षा है, ये भी दूसरी कक्षा है, तो 6। ठीक है, अब आपने इसको रिप्रेजेंट किया तो आपने कहा ये इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और ये फर्स्ट सेल है, ये दूसरी सेल है। तो आपने कहा कि जो फर्स्ट सेल में है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो दूसरी सेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आपने कहा कि इसमें से ये एक्चुअली हम लोग ऑक्सीजन का जो परमाणु बनाया उसमें से ये नाभिक है, आपने कहा ये तो नाभिक है, और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन आपके फर्स्ट सेल में और दूसरी में कितने हैं, 6। तो आपसे अगर कहा जाए कि इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस सेल कौन सी है, तो वैलेंस सेल बेटा वो है जो आखिरी कक्षा, ये आपकी कौन सी है, वैलेंस सेल। और इसी में जो ये वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल, और इस कक्षा में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। तो आपसे पूछा जाए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और उससे जो पहली कक्षा है जस्ट उसके नीचे, यानी बाहरी कक्षा को छोड़ करके उसके जो पहली वाली कक्षा है उनको हम बोलते हैं कोर सेल, कोर सेल। और ये जो बाहरी कक्षा को छोड़ करके उसके अंदर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, आपसे सवाल पूछा जाता है, जैसे पूछ देंगे कि सोडियम में कितने कोर इलेक्ट्रॉन हैं, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, कितने वैलेंसी सेल में भाग लेंगे, तो आपको इससे क्लियर होना चाहिए कि कुल मिलाकर के जैसे जितने जो हमारे सबसे लास्ट कक्षा होती है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल, और जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और लास्ट जो सेल को छोड़ करके जो बाकी जो कक्षा होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या, कोर इलेक्ट्रॉन। जो कोर सेल और उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कह दिया, एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मैं कहने कहिए सोडियम, आप लोग जानते हो परमाणु क्रमांक बेटा इसका कितना होता है, 11। अब मैंने कहा कि इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, आपने कहा 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1। तो आपको मालूम है कि इसमें से अगर हम लोग बनाएं तो आपने कहा ये न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, और ये तीसरी सेल यानी तीसरी कक्षा। आप लोग जानते हो कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में 1। आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने कहा पहली में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और जो तीसरी है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। और आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने कहा कि इसमें 2 8 और 1,
तो सवाल ये पूछा गया कि इसमें बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं और कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है सबसे आखिरी कक्षा में, सबसे आखिरी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आपने कहा एक। एक। और जो आपके कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बेटा कितनी हो जाएगी, आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को छोड़ करके बाकी सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कोर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन आप छोड़ दीजिए, एक आपने छोड़ दिया, उसके अंदर कितने हो गए, 2 और ये 8 मिलकर के कितने हो गए, 10। तो इस तरीके से आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कोर इलेक्ट्रॉन है वो आपके आखिरी सेल के इलेक्ट्रॉनों को छोड़ने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो आपके कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको देखा कि किस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, इन पर चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन पर तो चार्जलेस होता है। और इसमें अगर मैं ये बात करूं कि जो आपका इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए जो हम लोग बोरबरी सिद्धांत लगाते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, 2n² के आधार पर भरा जाता है। तो चलिए जरा देखते हैं, जैसे हम लोग देखें कि जो भरने का क्रम है, इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम है वो एक्चुअली किसके आधार पर है, बोरबरी के आधार पर, और वो होता है 2n²। जैसे कह दें सबसे पहली कक्षा के लिए, यदि सबसे प्रथम कक्षा में हमको इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो यदि n बराबर 1 तो आपने कहा 2 और n बराबर 2 2 8 और if n equal to 3 then it will be 18 and if n will be 4 32। तो किसी भी कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं वो 2n² के आधार पर भर सकते हैं। और 2n² यानी कि जो n है वो कक्षा की संख्या है। यदि n बराबर 1 हमने लिया तो 2n² 2 हो गया, यदि n बराबर 2 लिया तो 2n² 8 हो गया, और फिर इसी तरीके से 2, 8, 18 और ये 32, इस तरीके से हम लोग इसको भर सकते हैं। तो आपने ये चीज़ अगर इसमें पूछा जाए कि किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं वो तो 2n² के आधार पर भरते हैं, लेकिन अगर कोई कक्षा आखिरी कक्षा हो तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो एक बात ध्यान देना, जैसे सवाल ये आया कि तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो आपने कहा कि भरे जा सकते हैं 18 यानी 18। तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, लेकिन यदि तीसरी कक्षा आखिरी कक्षा हो तो कितने इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे, तब आपका आंसर होगा 8। यदि तीसरी कक्षा आखिरी कक्षा हो, यदि तीसरी कक्षा आखिरी कक्षा हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। क्योंकि बेटा जो आखिरी कक्षा से जो हम लोग संयोजी बांध बनाते हैं तो वो आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन से बनाते हैं। तो आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि 8 बॉन्ड से हम लोग ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि 8 बॉन्ड तक ही पॉसिबल है। तो इसलिए आखिरी कक्षा अगर हो, दूसरी कक्षा हो या तीसरी कक्षा हो या चौथी कक्षा हो, तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, आपके 8 हो सकते हैं। लेकिन 2n² के आधार पर हम लोग भर कितने सकते हैं, वो भर सकते हैं 18। यानी कि अगर हम लोग n = 3 करें तो 18 भर सकते हैं। लेकिन अगर तीसरी कक्षा से आपकी आखिरी कक्षा हो रही हो, उसके आगे कक्षाएं ना हो, तो वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आपके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरीके से आप इसको भी क्लियर कर सकते हैं। और इसमें से
बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे पूछा जाए कि जो बोरबरी में किस तरीके से हम लोग किस पर आधारित है, तो आपका कक्षाओं पर आधारित है। आपने कहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस पर आधारित है, तो वो सबसेल पर आधारित है, यानी कि एसपीडीएफ पर। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि जो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है, जो कि हम लोग फिर नेक्स्ट में अभी पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रॉन पर आधारित हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसको देख सकते हैं। तो फिर जो देखते हैं नेक्स्ट जो है, जैसे आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन किया आपसे कहा कि Na+ O- और नियॉन और Ca++, इसमें आपसे कहा जाए कि किसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है। जैसे हमने कहा कि इसमें से, और एक और ले लेते हैं, नाइट्रोजन माइनस, किसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर किसमें होगी, यानी आइसो इलेक्ट्रॉन इसमें पूछा क्वेश्चन है आपका, इसमें आइसो इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, यानी आइसो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें इक्वल है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें से हम लोग जानते हैं कि जो सोडियम होता है उसका परमाणु क्रमांक जो होता है 11 होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उससे जा रहा है। आप ऐसे जानते हो कि जो सोडियम का होता है वो आपका 11 होता है, ये 11 होता है, लेकिन Na+ में अगर हम देखें Na+ में, तो इसका मतलब है 11 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया, यानी किसी को दे दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10। आपने कहा जो ऑक्सीजन होता है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है बेटा वो 8 होता है, लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि O के ऊपर माइनस का मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार लिए हैं, यानी उसने ग्रहण किए हैं, तो जो 8 इलेक्ट्रॉन के बजाय अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 हो गए। 8 तो उसका परमाणु क्रमांक था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी, लेकिन अब उसने 2 इलेक्ट्रॉन इससे और ले लिए हैं किसी स्पीशीज से, तो उसके पास कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। नियॉन आप जानते हो कि नियॉन का तो 10 परमाणु क्रमांक होता ही है, और कैल्शियम का आप लोग जानते हो कि कैल्शियम का अभी भी हम लोगों ने किया था, कैल्शियम का जो आपका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 20 होता है, और 20 में उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन उसने दिए हैं, तो ये आपका नहीं होगा। कैल्शियम में आपका अगर प्लस कहा जाए तो कैल्शियम प्लस में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये तो नहीं होगा। और जो नाइट्रोजन आपका -3 है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का आप परमाणु क्रमांक जानते हो 7 होता है, और 7 इलेक्ट्रॉन के बाद उसने 3 इलेक्ट्रॉन और लिए हैं, तो आपने देखा कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास होते हैं, और उसने 3 इलेक्ट्रॉन और लिए हैं, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 हो गए। तो इस तरीके से हम लोग अच्छे से आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो एक्चुअली 10, और इसमें नाइट्रोजन में भी 10 है, और ये 4 स्पीसीज आपकी केवल और केवल जो कैल्शियम प्लस जो था इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं थे, बाकी जो सारी स्पीसीज थी आपकी वो उसमें सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अब आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करें, कुछ रूल हैं जिसमें अफवाउ प्रिंसिपल है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, हुंस रूल है, तो इसमें से हम लोग पूरा तो नहीं हो पाएगा, और किस तरीके से हम लोग इसको भरते हैं, तो भरने का जो क्रम होता है एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वो अफवाउ प्रिंसिपल के आधार पर होता है, यानी अफवाउ के नियम के आधार पर होता है। तो थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं, जो कि अभी आपने उसको पढ़ा, तो इससे आपकी वो चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे हमने कहा अफवाउ नियम, अफवाउ नियम एक्चुअली जो अफवाउ जर्मन वर्ड है, और इसका मतलब होता है बिल्डअप, यानी भरना। तो इसको किस तरीके से भरते हैं, तो अभी आपने देखा कि इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है उसको हम ऊर्जा के बढ़ते स्तर में भरते हैं। तो देखो किस तरीके से आप भरेंगे। तो आप लोग जानते हो कि अभी हम लोगों ने जो याद किया वो SSP, SP, SDP, SDP, SF,
DPS FDP, ये लाइन है पूरी। एक दो बार आप अच्छे से इसको ध्यान से देखोगे, समझोगे तो याद हो जाएगी। SSP, SP, SDP, SDP, SF, DPS, FDP, इस तरीके से इसको जो भरने का क्रम है सॉरी, वो हम लोग इसके ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरते हैं। तो चलिए इसको हम भरते हैं। तो किस तरीके से आप भरोगे, आपने कहा कि जो S है शुरुआत करेंगे 1 से और इसके बाद इसमें 1s2, यहाँ पर 2s2 और ये 2p6। अब S फिर से आया तो 2s हो चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे 3s2, और ये जो P है ये बेटा P2p6 हो चुका है, तो अब क्या करेंगे हम लोग 3p6। आप सभी लोग जानते हो कि S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन, F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपने कहा कि जो S है अब ये 4s2 होगा, और ये D पहली बार है तो ये 3d10 होगा। उसके बाद जो P है ये 3p हो चुका है तो 4p6 होगा। S है 5s2 होगा, और D ये 4d10 होगा। उसके बाद जो P है ये 4p6 हो चुका है बेटा, तो अब कितना आएगा 5p6। फिर से S आ गया, तो S आप लोग देखोगे कि 5s एक्चुअली हो चुका है, तो आपने कहा ये 6s2 होगा। और SPDF में F पहली बार मिल रहा है, तो आप लोग सभी लोग जानते हो SPDF में ये 1 2 3 4, ये 2 और ये 6 और ये 10 और ये कितना 14, यानी 4 4 का अंतर होता है। उसमें से 2 में 4 जोड़ोगे 6, 6 में 4 जोड़ोगे 10, 10 में 4 जोड़ोगे 14। तो F पहली बार अगर मिल रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे 4F। ये आपने अभी भी देखा था, तो इसी के अकॉर्डिंग F की शुरुआत हम लोग 1 से या 2 से नहीं कर सकते, तो आपने कहा कि इसको हम लिखेंगे 4F14। इसके बाद आपने कहा कि ये जो D है, D कितना होगा, आपने बोला ये 4D हो चुका है, तो अब कितना आएगा ये बेटा 5D, और 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं। P कितना होगा 5P आपका हो चुका है, तो ये 6P6, और यहाँ पर ये जो S होगा वो S कितना होगा 7s2, और उसके बाद एक बार फिर से F है, तो F ये 5F आपका 14, और इसके बाद जो D है, तो ये D लिखने के पहले, इसके पहले जो D लिखा आपने उसमें देखो 5 हो चुका है, और ये तो सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसमें 10 आएंगे, तो आपका 5 के बजाय अब कितना होगा 6, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10, और लास्ट में आपका जो P है, तो P में 6P अगर हो चुका है, तो आपने कहा कि ये जो 6P के बजाय अब यहाँ कितना होगा 7, और P कितना होगा 6। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को हम लोग भरते हैं। इसी में से आपसे बीच से उठा करके कभी कैल्शियम का, कभी मैग्नीशियम का, कभी क्लोरीन का, इस तरीके से ये पूछ दिया जाता है, तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो एक बात ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे आपसे एक बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही था कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, विच इज रॉन्ग, जैसे कैसे कौन सा गलत है, कौन सा गलत तथ्य है, क्वेश्चन है। और उसने कहा कि ये लिखा है आपका 2D 5 और 3F14, कौन सा गलत है, तो आपको ये बताना है इसमें कि जो लिखा गया है इसमें कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो एक्चुअली इसमें ये दोनों गलत हैं, आपका ये 2D 5 भी गलत है और ये 3F14 भी गलत है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग लिखते हैं तो 2D नहीं पॉसिबल है, जब भी शुरुआत होती है 3 से शुरुआत होती है D की, और जो F है, F को हम लोग कहाँ शुरुआत करते हैं 4 से, लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया गया 2D5 और 3F14, तो ये गलत तरीका है। अब लोग जानते हैं कि SPDF और 1 2 3 4 इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इस तरीके से आप लोगों ने देखा। बाकी जो रूल है वो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, और हुंस रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सारे के सारे रूल्स हम लोग इसमें और डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद इसके कुछ हम लोग एप्लीकेशन कर लेंगे। तो ये सारा का सारा जो है आपने बेसिक परमाणु संरचना के बारे में देखा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से देखते हैं हम लोग, उसका चार्ज कितना होता है, किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। बहुत बेसिक से आप देख सकते हैं, जब उसके ऊपर प्लस चार्ज चढ़ा होता है तब इलेक्ट्रॉन का देता है वो, और अगर माइनस चार्ज चढ़ा होता है तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। इस तरीके से छोटे छोटे जो आपके सवाल आते हैं उनको आप कर सकते हैं। तो फिर बाकी जो है इसमें से आप इसमें लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपने सजेशन जरूर दें,
और अगर कोई आप क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप जरूर क्वेरी अपनी बताएं, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग फिर से मिलेंगे। ठीक है, अब तक के लिए ओके, थैंक यू।